गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके बीच में गणित का एक चैप्टर लेके हाजिर हुआ हूँ, दो स्तरों वाले रेखिक समीकरण। तो ध्यान दें मित्रों, गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड कक्षाओं के अंदर भी बहुत ही वेटेज, जिनका मार्क्स की दृष्टि से देखें तो काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका। तो वो है दो स्तरों वाले रेखिक समीकरण, दो स्तरों वाले रेखिक समीकरण। मित्रों ये ध्यान देना है कि यहाँ जो अपन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, समीकरण की जो बात कर रहे हैं, वो समीकरण अपन यहाँ पर भी दो पार्ट्स होते हैं, एक आरएसएस यानी कि राइट हैंड साइड और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लिए इस समीकरण का बनाना जरूरी क्यों हुआ, या इस जो अपन इक्वेशन लिखते हैं ये समीकरण बनता क्यों है। तो बनने के पीछे जैसे कि मैं आपको एक सामान्य उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ये अपने पास एक चौक है, अपने को कोई बोलता है कि मान लीजिए चौक की कीमत जो है वो 2 रुपए है, और अपने को बोलते हैं कि ये चौकें कितनी है उसके बारे में अपने को नहीं बताया जाता है, केवल बोलते हैं चौक की कीमत 2 रुपए है और अपने को बोले कि इसको 600 चौक लानी है। माना एग्जांपल के तौर पे एक चौक की कीमत इतने रुपए है, इतनी चौकें लानी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन उसको ज्ञात करने के लिए अपन उसको एक गणितीय के मतलब उसको एक समीकरण के रूप में या उसको अपन इक्वेशन के रूप में रख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अपन देखें तो उसको जो चीजें अपने को ज्ञात नहीं है, जिस चीज के बारे में अपन जानते नहीं है, तो उनको गणित में क्या बोलते हैं, जिनको जानेंगे नहीं उसको चर राशियां बोलेंगे। चर राशि का मतलब जैसे एक्स वाई, अपन ऐसे बहुत सी बातें पढ़ते हैं तो वो सारे चर पद होते हैं। लेकिन मान लीजिए इस चौक की कीमत 2 रुपए है, तो 2 रुपए का मतलब है कि इस चीज के तो अपन जानते हैं, यानी कि वो अचर है, न बदलने वाली राशियां गिनी जाती है। तो गणित के अंदर समीकरणों की जरूरत क्यों पड़ी, तो गणित में समीकरणों की जरूरत बहुत से ऐसे टफनेस जो एग्जांपल्स होते हैं जिनकी आंसर निकालने के लिए अपन कहे या जिस राशियों को ज्ञात करने के लिए समीकरणों की जरूरत पड़ी। अब अपने टॉपिक पर अपन डिस्कस करते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर ये एक चर वाले भी रेखिक समीकरण हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। ये तो किस पर डिपेंड करता है, आपके समीकरण के अंदर कितने चर है, यानी कि समीकरण में जितनी चर राशियां होगी उसके अकॉर्डिंग ही समीकरण को बोला जाएगा। यहाँ जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो टोटल क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे दो चरों वाले रेखिक समीकरण। अब ध्यान देना है, दूसरी बात मैं यहाँ कर लेता हूं कि यहाँ जो रेखिक समीकरण जो होते हैं उन सभी रेखिक समीकरणों की यदि अपन आलेख के अंदर यानी कि ग्राफ के अंदर उसको आलेखित करते हैं तो वो सदैव, यदि वो एकल होगा यानी एक चर वाला होगा, तो वो किसी न किसी अक्ष के पैरेलल प्राप्त होगा, किसी न किसी अक्ष के समानांतर प्राप्त होगा। तो ये अपने को याद रखना है। तो रेखिक जो भी होंगे वो सारे के सारे एक सीधी रेखा के अंदर अपने को मिलेंगे। तो मित्रों ये सब फंडामेंटल बातें हैं जो अपने को इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमेशा ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब मैं बात करूंगा, मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 6x + 2, 6x + 2 इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 18, 80 लिख दिया मैंने। अब मित्रों समीकरण को देखना है कि इस समीकरण के अंदर जो चर राशियां हैं वो चर राशि केवल और केवल कितनी है, यहाँ पर एक है, बाकी सारे क्या है, अचर पद है। तो हमें पता है कि ये जो x होता है या
y होता है, तो ये पद हमारे पास में अभी तक कोई ज्ञात पद नहीं है, ये स्ट्रेंजर है, अजनबी है, इसके बारे में अपन जानते भी नहीं है, लेकिन इसको क्या करेंगे, इन राशियों की सहायता से इसको अपन ज्ञात करेंगे। तो ये चर राशियां हो गई और बाकी सारी क्या हो गई, अपनी अचर राशियां हो गई। तो ऐसे समीकरण या ऐसे इक्वेशन, जिस इक्वेशन के अंदर केवल और केवल क्या हो, एक चर हो, वो रेखिक समीकरण होते हैं, एक चर वाले, एक चर वाले रेखिक समीकरण, एक चर वाले रेखिक समीकरण माने जाएंगे। लेकिन मित्रों इसी समीकरण को अपन आगे बढ़ाते हुए और इसके अंदर जो चर राशि एक है, इस एक चर राशि के न लिखकर इसको और इसके अंदर अपन दो चर राशियां लिख दे। एग्जांपल के तौर पे जरा ध्यान दे, 6x + 3y + 3 इज इक्वल टू, अपन वैसे ही लिख रहे हैं इसको, मान लीजिए अपन ने इसको लिख दिया 52। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, अभी तक ये नहीं कहा कि ये समीकरण वास्तव में इनको x और y के मान रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, इसकी बात नहीं हो रही। केवल अपन एक चर वाले रेखिक समीकरणों को और जो अपना दो चर वाले रेखिक समीकरण है, इसको अपन फंडामेंटल यूनिटें जो इनकी है, आधारभूत इकाइयां जो है वो समझ रहे हैं। तो यहां देखना है मित्रों, ये लिखा हुआ 6x, यह लिखा हुआ है 3y और यह 3 इज इक्वल टू 52। तो देखना क्या मित्रों, इसके अंदर आपका यहाँ पर कौन है, x है, यहाँ पर इसके अंदर कौन है आपका y है। तो ये x और ये y क्या है, ये दोनों ही सरराशियां होती है। तो जो सरराशियां होती है वो कितनी है, यहाँ पर वो 2 है। तो समीकरणों को भी क्या बोला जाएगा, दो चरों वाला रेखिक समीकरण, दो चरों वाला रेखिक समीकरण। अब मित्रों ये तो समझ में आपको आ गया कि इसको चर राशियां 2 होगी तो अपन इसको दो चरों वाले बोलेंगे, लेकिन पीछे एक वर्ड आ रहा है रेखिक। ये रेखिक शब्द क्यों आया, बहुत ही समझने वाली बात है। रेखिक इसीलिए आया क्योंकि अपन इन इक्वेशन को जब अपन अपनी ग्राफ कॉपी में सॉल्व करते हैं या अपनी आलेखन जो बुक होती है उसमें जब सॉल्व करते हैं, तो इनका जो आलेखन की जो लाइन आएगी अपनी, या जो ग्राफ के अंदर अपन लाइन खींचेंगे, वो लाइन किसी न किसी अक्ष के समानांतर, या वो जो लाइन आएगी वो लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, और सीधे आने की वजह से ही अपन इसको रेखिक बोलते हैं, एक रेखा के रूप में प्राप्त होती है। तो मित्रों ये आपका जो पहला था ये वाला, वो है दो चरों वाले रेखिक समीकरण, और ये जो है वो है आपका एक चरों वाले रेखिक समीकरण। अब मुझे यकीन है कि आपको इस चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये केवल आपकी आधारभूत इकाइयां थी कि एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं और दो चरों वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं, इस बात को अपने को समझना था। अब मैं आपको इससे आगे और बात बताऊंगा कि इन रेखिक समीकरणों के अंदर जो सरराशियां अंदर होती है, क्या वो सरराशियां हमेशा x और y के रूप में ही रहती है, उस बात को अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि वो कभी भी x और y के रूप में नहीं रहती है। इसका मतलब है कि उसके बहुत से मान हो सकते हैं। जैसा समीकरण पे डिपेंड करेगा, तो x और y के मान हमेशा हमेशा के लिए क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो देखिए मान लीजिए 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ये आपके सामने एक चर वाला रेखिक समीकरण लिखा गया है। यहाँ लिखा है 2 फिर x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। यानी कि अपने को देखना है कि यहाँ 2 ये क्या है, कभी ना बदलने वाला है, अचर राशि है, ये भी अचर राशि और ये भी क्या है, अचर राशि। इसका मतलब ना ये बदलेगा ना ये बदलेगा ना ये बदलेगा, बदलेगा कौन, केवल और केवल x बदलेगा। तो जरा ध्यान दे, अपन लोग क्या करेंगे, इसकी जगह कौन है, इसकी जगह कौन है उसको खोज कर निकालना है। तो मित्रों ऐसे निकालेंगे, ये जो 2 है वो x के क्या है, गुणा में है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो चुका है। इसका मतलब क्या करेंगे, ये जो आपका 4 है या 10 है, ये वाला पार्ट्स अलग है, ये वाला पार्ट्स अलग है। एक आरएसएस भाग है, दूसरा आपका एलएसएस यानी कि लेफ्ट हैंड
साइड है। तो एक्चुअली गणित का सिस्टम होता है कि किसी एक पक्ष से दूसरे पक्ष के अंदर कोई भी राशि जाती है तो उसके आगे का जो समय होता है वो बदल जाता है। यदि वो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको यूं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, 2x की जगह 2x इज इक्वल टू 10 को चेंज नहीं हो रहा है, 10 तो अपनी स्थिति में ही पड़ा हुआ है, लेकिन इसीलिए हम क्या करेंगे 10 को सेम लिखेंगे। लेकिन मित्रों ये जो 4 था ना, ये यहाँ पर पॉजिटिव था, धनात्मक था, लेकिन ये अपने पक्ष को बदला। इसने क्या किया, अपनी सीमा को लांघ कर ये बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये इधर से प्लस था, इधर गया तो क्या हो गया, माइनस के 4 हो गए। अब मित्रों इसको सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ 2x ही रहेगा और 10 में से जैसे अपने 4 के पीछे कौन रहा 6, और ये अभी गुणा में था। अभी तो इसी को तो निकालना है मित्रों, अपने को जिसको निकालना है उसको अपन यही रखेंगे, और जो गुणा में है वो मित्रों कहां पर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x की जगह x ही रह जाएगा, इसको ज्ञात करना है। 6 की जगह 6, जो गुणा में था वो चला गया भाग के रूप में। तो ये मित्रों अपना कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब आप समझोगे यार सर ये समीकरण तो बिल्कुल सरल सा समीकरण था, हमको बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा था, इसको क्यों करवाया। इसको करवाने के पीछे केवल हमारा एक ही औचित्य है, वो ये है कि ये 3 कौन है, जो 3 अपने को मिला है, ये 3 यहाँ पर क्या महत्व रखता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अपन बोलेंगे कि अब इस समीकरण को, या ये जो 3 अपने को प्राप्त हुए हैं, इस 3 को इस वाले समीकरण में रखेंगे। क्या रखेंगे, किसके बराबर है, ये x है, x का मान कौन है 3 है, तो इस x का जो मान 3 है, इस 3 को अपन कहां रखेंगे, अपने समीकरण में रखेंगे। चलिए लिख के देखते हैं अपन, 2 की जगह 2 मित्रों, ये 2 है, 2 की जगह 2 लिख दिया। या मैंने अभी बताया था ये गुणा में है और 3 ये पर है, इसका मतलब x बराबर कौन है 3, तो अभी वो x नहीं है, अभी वो 3 हो चुका है, इसका मतलब x की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, और 4 जो है वो 4 की जगह 4, बराबर कौन है 10। अब इसको देखिए, जैसे इस 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो गया 6 प्लस के 4 इज इक्वल टू 10। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों ही पक्ष यानी कि LHS और RHS जो पक्ष थे वो आपके क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपका समीकरण जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर आएगी, वो ये है कि किसी समीकरण के अंदर वह राशियां जिनका मान रखने पर आपका समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाता है, वे समीकरण के अभिष्ट हल गिने जाते हैं। समझ में आई बात है। जैसे कि इस समीकरण के अंदर, ये समीकरण पहले से अपन नहीं कहते थे कि समीकरण क्या है, संतुष्ट है, लेकिन अपन ने क्या किया, इसके अंदर x का मान निकाला चर राशियों का, और इसको मान अपन ने यहाँ पर रखा, तो इस मान से यानी कि 3 से आपका समीकरण क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आपके समीकरण का क्या होगा, हल होगा। ये आपके समीकरण का क्या होगा, हल होगा। तो मित्रों मुझे यकीन है कि अभी आपको इसके समीकरण के हल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका इक्वेशन, और इस इक्वेशन के अंदर ये आपका हल है। तो ये हल कैसे कैसे आ सकते हैं, तो मेरी ये हमेशा के लिए कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा इसको किसी भी चैप्टर को बेस से उठाते हुए यानी आधारभूत तरीके से उठाऊंगा और उसको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, क्योंकि सभी जो होते हैं वो एक जैसे टैलेंट नहीं होते हैं। किसी का माइंड कम चलेगा तो किसी का ज्यादा चलेगा, लेकिन यह भी यकीन करता हूं पूरा कि इस वीडियोस को देखने के बाद में आप इस 2 लाइनर इक्वेशन जो है, 2 स्वरों वाले रेखीय समीकरण जो है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो देखिए मित्रों, ये बात आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान रखना, अभी तो केवल और केवल अपने क्या पढ़ा है, एक चर वाले रेखीय समीकरण ही पढ़े हैं, लेकिन अपना तो कंसेप्ट आज क्या है, आज का जो टारगेट है अपना आज का लेसन है वो तो है 2 चरों वाले रेखीय समीकरण। तो अपन 2 चरों वाले रेखीय समीकरण भी बात कर रहे हैं। तो ध्यान दें, a1 x1 ये हो गया प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। इसी तरीके से अपन लिखेंगे a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इज इक्वल टू
0। आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 और ये C2 है, लेकिन इसका जो दूसरे वाला जो पक्ष आएगा वो तो हमेशा 0 ही आना चाहिए, क्योंकि जब समीकरण सेटिस्फाई हो जाता है। तो अब देखना ये है कि ये जो x1 है या जो ये x2 है या y2 है या y1 है, ये राशियां यहाँ पर क्या है मित्रों, ये राशियां यहाँ पर चर राशियां है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि जो a1 है या a है या फिर आपका जो b है a, वो a या b कभी भी, ये बात याद रखनी है क्या कि a या b जो भी आपके असर पद है वो कभी भी नॉट इज इक्वल टू 0, यानी वो 0 कभी भी नहीं हो सकते हैं। और 0 हो रहा है तो समीकरण आपका सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है। तो ये मान जो आपके हैं वो कभी 0 नहीं होंगे, वो हमेशा क्या मिलेंगे आपको, पूर्णांक के रूप में मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो अभी मैंने मित्रों क्या लिखा, इस समीकरण के अंदर आपके कितने चर राशियां आ रही है, 2 आ रही है। कितनी आ रही है? तो समीकरण मित्रों कैसा हो गया, 2 चरों वाला। कैसा हो गया? 2 चरों वाला रेखिक समीकरण। कैसा हो गया? 2 चरों वाला रेखिक समीकरण। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी अपन क्या करेंगे कि 2 चरों वाला जो रेखिक समीकरण होते हैं उनका भी हल होता है क्या? हाँ बिल्कुल, उनका भी हल होता है, लेकिन उनका हल अपन ज्ञात कैसे करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए अपन एक साधारण तरीके से क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी लेंगे और उस ग्राफ कॉपी के अंदर अपन क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। और जैसे ही अपन उन दोनों के लिए अपन एक लाइन बनाएंगे सोल्व करके, एक जिसको अपन कह सकते हैं रेखिक लाइन आएगी आपके सामने, और वो लाइन यदि जिस स्थान के ऊपर आपकी प्रतिच्छेद हो रही है तो एक वो पहली स्थिति बनेगी। दूसरी आपकी स्थिति ये बनेगी कि दोनों ही रेखाएं जो होगी वो आपकी पैरेलल भी जा सकती है, और तीसरी और फाइनल स्थिति ये होगी कि वो रेखा एक दूसरे के ऊपर आएगी, और ऊपर आने को अपन क्या बोलते हैं, समपाती होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन इस समीकरणों को जब आलेखन कॉपी में सॉल्व करेंगे तब अपने को समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इनके क्या क्या हल हो सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि किसी समीकरण के अंदर या कोई इक्वेशन है उसके अंदर वे अंक या वे राशियां जिसका मान उसके अंदर रखने पर वो समीकरण यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो वो समीकरण के क्या गिने जाते हैं, हल गिने जाते हैं। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। अब मैं आपके सामने 2 वर्ड क्लियर करना चाहूंगा। एक तो शब्द है मित्रों संगत समीकरण, एक वर्ड है संगत समीकरण, और दूसरा वर्ड है मित्रों असंगत समीकरण। कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि दिया गया समीकरण संगत है या नहीं, दिया गया समीकरण असंगत है या संगत, तो वो स्थिति अपने को क्लियर करनी है। इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। संगत और असंगत बिल्कुल ही सरल सी डेफिनेशन है इसकी। संगत को या दूसरा जो आएगा आपका वो आएगा असंगत। दोनों एक ही नहीं है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मैंने भी एग्जांपल लिया था 2x + 4 = 10, और मैंने भी आपके सामने क्लियर भी किया था कि इस x का मान आपने निकाला था और उस x का मान यहाँ पर रखने पर दोनों ही RSS और LSS आपके इक्वल आ रहे थे। इसका मतलब आपको जो यहाँ 3 आया था वो 3 यहाँ पर रखने पर समीकरण आपका क्या हो रहा था, संतुष्ट हो रहा था, सेटिस्फाई हो रहा था। तो ये 3 तो हो गया था इसका हल, और ये समीकरण जो है वो क्या हो रहा है, अभी सेटिस्फाई, संतुष्ट हो रहा है। तो किसी भी राशि का मान रखने पर यदि आपका समीकरण है वो संतुष्ट हो रहा है तो आपके समीकरण क्या गिने जाएंगे, संगत गिने जाएंगे। ऐसे सारे समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे। लेकिन मित्रों इसकी जगह कोई दूसरा मान रख रहे हैं अपन और मामला यहाँ पर सेट नहीं हो रहा, मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपने कितना रख दिया, 7 रख दिया, बताओ मुझे क्या ये संतुष्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और जैसे ही कोई समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है तो वो समीकरण कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो ये 2 वर्ड भी अपने क्लियर हो गए कि संगत क्या होते हैं और असंगत क्या होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिया गया आपका जो ये क्वेश्चन है, आपका समीकरण है वो संगत है या नहीं है, तो इस बात को भी क्लियर करना है। और मैं खास बात ये भी कहूंगा कि कभी भी आप मैथ्स में पढ़ते हो या कोई भी सब्जेक्ट के अंदर आप यदि डीपली ज्ञान लेना चाहते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो मित्रों, तो हमेशा अपनी वोकैबुलरी पर ज्यादा ध्यान दो। जब भी आपकी शब्दावली जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, तो मैं मानता हूं चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो अपनी या मैथ्स हो,
कोई भी हो, लेकिन उसको बहुत ही बारीकी से अपन समझ सकते हैं। अभी मित्रों आपके सामने में एक उदाहरण देके और उसको समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। समीकरण में आपको मैं बता दूं, वो समीकरण जो होगा वो है आपका युगपत समीकरण होगा। कैसा समीकरण होगा? युगपत समीकरण होगा। युगपत मैंने क्यों बोला? युगपत का मतलब होता है जोड़ा। युगपत का मतलब क्या होगा मित्रों? जोड़ा होगा, यानी एक समीकरण अलग होगा और उसके नीचे दूसरा समीकरण भी क्या होगा? अलग होगा, यानी कि आपकी लाइनें कितनी बनेगी? 2 बनेगी। तो ऐसे समीकरणों को अपन क्या बोलते हैं? युगपत समीकरण बोलते हैं। और इसी के साथ साथ मैं भी आपका एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, और मुझे विश्वास है कि आप सभी को ये एग्जांपल यदि समझ में आ गया तो आपके कभी भी इस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जो एक 2 लाइनर इक्वेशन होता है, ऐसे संबंधित या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपके मार्क्स कभी नहीं कट सकते। तो समीकरण आपका 2x + 3y समीकरण है मित्रों। 2x + 3y = 13 और फिर इसे लिखा 5x - 2y 5x - 2y = 4। ये मित्रों आपका एक समीकरण है जो आपने बहुत बार इसको देखा भी होगा। अभी मैं इस समीकरण को बिल्कुल बेस से समझाऊंगा, क्योंकि एक ही एग्जांपल करवा लिया, समझ लो आपके सारे एग्जांपल इससे रिलेटेड हो जाने चाहिए। इस प्रकार की मैं कोशिश करूंगा, आप सभी मेरे साथ बने रहे। आपको देखना क्या है, सबसे पहले बात अपन इसको सॉल्व करने का तरीका 2x + 3y = 13। तो अपन लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे अपन मित्रों? समीकरण 1 को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 को अपन यहां लिख लेते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर तो देखिए ये समीकरण है अपना 2x + 3y = 13। तो देखना ये है कि या तो अपन x को इस साइड में रखो या फिर अपन 3y को एक साइड में रखो। दोनों में से कोई एक पक्ष एक साइड में रखे और दूसरे वाले पक्ष को क्या करना है मित्रों? पक्षांतरण करना है। तो देखिए मैं इस 2x को इस साइड में रख रहा हूं, 2x को यहीं रख रहा हूं। अब फिर लगाऊंगा इक्वल का सिंबल। अब देखना मित्रों इक्वल के बाद में कौन आ रहा है? 13 आ रहा है, तो 13 को मैंने लिख दिया। अब ये देखना, मैंने कुछ टाइम पहले भी बात की थी, मैंने कहा कोई एक जो दूसरे पक्ष से कोई दूसरे पक्ष में, यानी मान लीजिए इस पक्ष से इस पक्ष के अंदर कोई भी राशि जाती है तो उसका सिंबल जो होता है यानी वो पॉजिटिव से नेगेटिव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है कौन? 3y। इधर का वैल्यू किसका हो जाएगा? -3y हो गया। अब मित्रों देखना इसको सॉल्व करते जाए। 2x = ये 13 है, 13 में से 3 यहाँ चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपन इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए जरा ध्यान से। ये लिख दिया अपने, ये 13 में से ये 3y को अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हटा भी सकते हैं, इनको प्लस कर मतलब इसको माइनस कर लिया और माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10y हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों? 10y हो जाएगा। और यहाँ पर इसको दोनों दूसरे तरीके से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीका होगा आपके लिए। वो सीधा देखिए, मान लीजिए अपन इस x का मान यहाँ रख लें कोई भी, और x का मान रखे और 3y के मान को अपन मान के कर लेंगे। तो वो अपन इस तरीके से भी करेंगे, वो भी मैं आपको अब तरीका बताऊंगा, जरा ध्यान से। तो ये आपके हो गए 10y। अब 10y हो गया, इसका मतलब क्या हुआ अपना? सीधा एक मैं टेबल बना रहा हूँ, साइड में जरा ध्यान देना सब जने। ये वाला टेबल है और ये आपका समीकरण है, ठीक है। और इस समीकरण के अंदर क्या लिखेंगे अपन? यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे और अपन कम से कम 3 मान अपने को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? मान लीजिए इस समीकरण है, मान लीजिए अपना समीकरण है, समीकरण के अंदर अपन पहले x का मान रखेंगे तो y का मान अपने को मिल जाएगा, या फिर y का मान रखेंगे तो अपने को x का मान मिल जाएगा। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? अपन जनरली करना चाहे और कम समय में करना चाहे तो अपन इस टेबल से बहुत ही अच्छे तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं मित्रों। तो देखिए अपन क्या कर रहे हैं? पहले क्या करेंगे? इस x का मान रख ले, सीधे क्या करें अपन x का या y का मान रख ले। तो y का मान लीजिए मैंने कितना रखा? 1 रखा। कितना रखा मित्रों? 1 रखा। तो मैं इस समीकरण को इसको सॉल्व करके बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। मैंने कितना रखा है? y का मान केवल 1। तो जरा ध्यान दे, ये आपका 2x है प्लस 3 और y का मान मैंने कितना रखा मित्रों? 1 बराबर कितना है अपना
13। तो अब जरा देखिए, ये तो हो गया आपकी कितना 2x, 2x ही रहेगा, प्लस की जगह प्लस 3 को 1 से गुणा करके कितने हो गए मित्रों 3 हो गए, और ये कितने हो गए मित्रों 13 है ही। तो अब क्या करना है, अब इस 2x को अपन यहीं रहने दो, 2x को क्या करने दो अब यहां पर ही रहने दीजिएगा, और अपन क्या करेंगे 2x और ये 3 जो है वो चला जाएगा इधर, तो ये हो गया आपका 13, और 13 हो गया तो इसके बाद में क्या करेंगे अपन इस 3 को इधर लेंगे, तो ये हो गया आपका 3। तो अब हो गया आपका 2x बराबर ये हो गया आपका इसमें चला गया पीछे आपका 10, और x बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, आपके भाग दिया तो कितना मिल गया आपको 5 मिल जाएगा। तो मैंने क्या रखा था y का मान 1, x का मान कितना मिला अपने को 5 मिल गया। तो मित्रों इस तरीके से अपन क्या करेंगे, y के मान रखते जाएंगे और x के मान अपन ज्ञात करते जाएंगे, या x के मान रखते जाएंगे y के मान अपन ज्ञात करते जाएंगे। तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। और खास बात ये भी ध्यान रखना कि इन x और y के ऐसे मान कभी मत रख देना ताकि आपके आने वाले जो प्राप्त होने वाले मान होंगे वो ऐसे मान हो जिसको अपन आलेख कॉपी के अंदर दर्शा नहीं सकते, तो वो अपने को पहले समझ के उसको लिखना होता है। जैसे दूसरी बात देखिए, दूसरा मैं लिखता हूं इसके अंदर 0, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं 0 बोल रहा हूं कि इसके अंदर y का मान मैंने कितना डाला 0, तो 0 डालने के बाद में क्या होगा मित्रों, ये 3 और 0 से गुणा होने के बाद 0 हो जाएगा, और फिर 2 का भाग 13 में देंगे तो क्या पूरी बार जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में अपन इसको नहीं कर सकते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, दूसरी स्थिति अपन ये करेंगे कि इसके अंदर 3 रख के देखो तो 9 हो जाएंगे, 9 को घटा लो फिर, तो अपन ये भी स्थिति कर सकते हैं। तो अपने y का मान कितना रखा मित्रों 3 रखा, जरा ध्यान दें। तो इसको भी अपन इस साइड में सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान देखिए 2x की जगह 2x, 3 की जगह 3, और y का जो मान था उसकी जगह हमने कितना रखा 3 रखा, बराबर ये हो गया 13। तो ये आपके 2x, ये हो गया प्लस 9 बराबर 13, ये आपके कितने हो गए 2x हो गए, और ये जो है ना वो 13 के इधर ये 13 ये इधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा माइनस में, और शेष कितने रहेंगे आपके 2x यहाँ है ही, और 4 कितने रह जाएंगे 4, तो ये 4, फिर x बराबर 4 में किसका भाग दिया आपने 2 का भाग दिया, तो आपको x का मान कितना मिला 2 मिला। कितना रखा था आपने y का मान आपने रखा था 3, कितना रखा था 3, और इसके बाद में अपने को x का मान कितना मिला 2 मिला, कितना मिला मित्रों 2। तो इस तरीके से अपन मिनिमम 2 मान और मैक्सिमम 3-4 अपन निकाल सकते हैं, लेकिन इतने कोई कंपलसरी नहीं है, अपन 2 या 3 मान से भी काम चला सकते हैं। तो ये चीज होती है। मान लीजिए अपन यहाँ 2 ही निकालेंगे समय की बचत करते हुए। तो अब देखिए ये जो टेबल थी वो टेबल तो अपने किसकी मिल गई, ये टेबल तो मिल गई अपने समीकरण फर्स्ट की। ठीक इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे मित्रों, समीकरण इसको भी सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, वो सेम मिलेगा। या तो आप x का मान रखो और y का ज्ञात करो, और y का रखो तो क्या करो x का ज्ञात करो, तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो इस तरीके से आपको मित्रों टेबल सेकंड को भी बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए x का मान आपने कितना रखा 1 रख लिया, या y का मान 1 रख लिया, और उस तरीके से उस आप टेबल को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। उसके बाद में क्या करना है, ये सोल्व करने का तरीका सेम होगा जैसा कि मैंने इस समीकरण फर्स्ट के लिए किया है। लास्ट पर अंतिम ध्यान दें मित्रों, आपको क्या करना है, एक आलेख बनाना है। क्या करना है मित्रों, आलेख बनाना है, और उस आलेख के अंदर आपको क्या करना है, इस चीज को सोल्व करना है। तो मित्रों अभी अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को मैं आपको कल देखूंगा कि वास्तव में इस समीकरण के अनुसार आपने इसको सॉल्व किया है या नहीं किया है। केवल ये सॉल्व तो हो गया, एक टेबल ये भी बन गई, दूसरी टेबल आप बना देना, और बनाकर इस ग्राफ जो है वो अपने घर पे आलेखन कॉपी होगी, उस कॉपी के अंदर आपको इस जो ये आपका ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को बनाकर, और मेरे जो पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है उसको मैं डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे दूंगा, और उसके ऊपर आप सभी अपना ग्राफ जो बना हुआ है उसको आप मेरे को कॉपी भेज देना। ठीक है मित्रों, ताकि मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपने इसके अकॉर्डिंग काम किया है, ताकि मैं आपके वो फोटोज देखकर भी पता लगाऊंगा कि किन किन मित्रों को इस बात को समझ में नहीं आया है। तो यदि नहीं आएगा तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको मैं अगली कक्षा के अंदर केवल और केवल आलेख कैसे बनाया जाता है उस कक्षा के ऊपर विशेष टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा, तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और आज आपको 2 सरों वाले रैखिक समीकरण और आपको 1 सरों वाले रैखिक समीकरण जो उसका विशेष फंडामेंटल यूनिट से थी वो आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद मित्रों।